आदाब, आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई एलजी मनोज सिन्हा द्वारा की गई है। इन कर्मचारियों पर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप है। आपको बताते चलें कि बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक जूनियर असिस्टेंट शामिल है और ये तीनों फिलहाल जेल में है। लेकिन आप देखिए कि सिस्टम के अंदर घुसकर किस तरह से आतंकवाद की मदद की जा रही है, आतंकवादियों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान में जो आतंकियों के सरपरस्त बैठे हुए हैं उनकी मदद की जा रही है और ये सब के सब एक तरह से आस्तीन के सांप हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। यानी बहुत बड़ा खतरा, लेकिन अब ये भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरह से बड़ा कदम अब एलजी ने उठाया है या जिस तरह से अब नकेल कसी जा रही है, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से यह कार्रवाई की गई है, 3 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बल्कि यह आतंकी नहीं, आतंकियों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे लोग सिस्टम में बैठकर आतंकियों की मदद करते हैं। आपको बताते चलें कि टेरर लिंक को लेकर 3 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। लश्कर और हिजबुल के लिए काम करने के इन पर बड़े आरोप हैं। पाक समर्थित एक तरह से ये लोग हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाकायदा इन पर नकेल कसा, इन्हें बरतरफ किया गया है और ये 3 सरकारी मुलाजमिन हैं। आपको बताते चले कि ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि साल 2020 में जब से एलजी मनोज सिन्हा ने चार्ज संभाला है, उसके बाद से आतंकियों के जो मददगार हैं उन्हें तो अब दहशतगर्दों पर नकेल कसी जा रही है और सबसे बड़े जो मददगार हैं, जो हमदर्द हैं आतंकियों के, उन पर नकेल कसी जा रही है। और ऐसे ही दहशतगर्दी से ताल्लुक के इल्जाम में 3 सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाई की गई है और इन्हें अब ये सलाखों के पीछे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। धन्यवाद, नमस्कार आपका मुझे बुलाने में। मैं डॉक्टर दर्शकों को मेरा जी, डॉक्टर एसपी वैद जी, सर किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि आतंकी तो जम्मू कश्मीर में एक तरह से नासूर थे, उन पर नकेल लगातार कसी जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर आतंकियों के जो सहयोगी, इनके जो हमदर्द जो घुसे हुए हमारे सिस्टम के अंदर, ये और भी ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। और देखिए, हम सब चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। हालात जम्मू कश्मीर में तभी बेहतर होंगे जब टेररिस्टों की मदद करने वाले लोग जो सिस्टम में बैठे हों उनको हटाया जाए, उनको इस सिस्टम से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये उनकी मदद करते रहेंगे तो हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको यहाँ से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकालना, कि जो जिस पुलिस का काम है टेररिस्टों को पकड़ना, उनके आकाओं के इशारों पर जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ना, अगर वही पुलिस उन टेररिस्टों से मिलकर उनके हथियार और ड्रग्स लाने में मदद करेगी तो क्या काम हो? फिर आप कैसे टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे? तो पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि हालात बेहतर हो। लोगों ने इतना सफर किया 35 साल में, तो जरूरी है कि इस जो लोग सिस्टम में बैठ के उनकी मदद करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको इस सिस्टम से बाहर निकाला जाए। और इसीलिए ये कल गवर्नर साहब ने 3 लोगों को, जो एक पुलिस कांस्टेबल है, एक शायद टीचर है और एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट है, इनको निकाला क्योंकि इनके खिलाफ चार्जेस हैं और इन्होंने
इनका एक्टिव रोल रहा है। एक तो जो मेडिकल कॉलेज का वो है जूनियर असिस्टेंट, हो तो जो बुखारी हमारे एक फेमस जर्नलिस्ट थे, उनका मर्डर हुआ था, उसमें उसने टेररिस्ट की मदद की। अब ऐसे आदमी को गवर्नमेंट में होना कहाँ की जबाजियत है? ऐसे लोग होने नहीं चाहिए सिस्टम में। नहीं, बिल्कुल सर, ऐसे लोग तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद्य जी ने कहा कि इनकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं बनती है। मेरे साथ इस वक्त कपिल सिंह जो कि स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा कि एक बड़ा एक्शन लेते हुए LG मनोज सिन्हा जी ने 3 सरकारी मुलाजमीन को, जिनके टेररिस्ट से एक तरह से संबंध थे, जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा थे और जो हमारे सिस्टम में रहकर एक तरह से आतंकियों की मदद कर रहे थे, इन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन मेरा सीधे सीधे सवाल यह है कपिल जी, मैं आपको बताता चलूं समय कम है और यह इशू बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कपिल सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के कदम पहले की सरकारें भी उठा सकती थी? कांग्रेस बहुत दिनों तक सरकार में रही है, NC रही है, PDP रही है, इस तरह की सरकारों में तमाम पार्टियां रही हैं। इस तरह के कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, पहले भी जब सिक्योरिटी एजेंसीज या सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इनपुट मिलते थे जी कि वहां मॉड्यूल को तबाह किया गया और वो कुछ लोग आतंकवाद में संलिप्त है, तो पहले भी कार्रवाई होती थी। ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती थी। और आज LG सिन्हा साहब ने कार्रवाई की है तो हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट्स के ऊपर ही हुआ होगा। जाहिर सी बात है, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने पता लगाया और कंफर्म किया कि वो आतंकवादी हैं और उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो सही बात है। हम तो चाहते हैं, और कांग्रेस की तो मांग रही है बहुत समय से। हमने तो यहां तक कहा कि पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें आपने अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, अभी तक उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं की गई। कपिल सिंह जी, ये हमले हुए कैसे? यही तो सब मददगार थे जो हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं। जो हमले हुए हैं, जो OGW हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनकी मदद करते हैं। कोई हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, कोई पुलिस थाने में बैठा हुआ है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ है, तो ऐसे ही तो हमदर्द और मददगार है जिन्होंने बड़े बड़े हमलों में आतंकियों की मदद की है। जितने मददगार हैं, जितने हमदर्द हैं, उन सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और हम ये चाहते हैं कि और भी जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, एक एक तार खंगाला जाए, एक एक चीज को खंगाला जाए और सबकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए। और जो इनमें सम्मिलित हैं, जो इनमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, मैं बहुत जल्दी RS पठानिया जी भी स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, MLA भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। RS पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है RS पठानिया जी? अनम्यूट कर लिए। जी RS पठानिया जी, मेरे साथ कपिल सिंह जी जो स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस को, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर SP वैद्य साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी हैं। मेरा सवाल अभी कांग्रेस से यही था कि क्या बहुत देर नहीं हो गई है? हालांकि देर आए दुरुस्त आयत कहा जा सकता है। आतंकियों के ये सहयोगी जो आतंकी अपनी नापाक हरकत अंजाम देते हैं, उसमें सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं लोगों का होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। और मेरा सवाल कांग्रेस से या दूसरी जो पार्टियां सरकार में रही हैं उनसे यही था कि क्या इन सरकारों में अगर इस तरह का कदम उठाया जाता तो शायद आतंकवाद बहुत पहले जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाता। जी, आपने बिल्कुल ठीक। ये सबसे पहले तो मैं अपने सारे जिले जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं और जो भी दर्शक डायरेक्टली शो को देख रहे, सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। आपका भी धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का भी। आपने एक बड़े ज्वलंत विषय पे आज का डिबेट ऑर्गेनाइज किया है। नो सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म भारत सरकार की रीति भी है और नीति भी है। और आतंकवाद एक विषय भी ऐसा है कि हम इसे पार्टी पॉलिटिक्स में बांट के अगर देखें, हम सबका विषय है और हम सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और खड़े भी हैं। हम इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत सरकार ने बार बार ये साबित किया है। कल को हवाला चैनल जो कंड्यूट से कुछ मीडिया हाउसेस के एक सख्त कार्रवाई, MBBS वाला एक स्कैंडल था, उसको भी सख्त कार्रवाई,
हवाला के माध्यम से पैसा आता जाता था, आज वो भी सारा का सारा एक पूरा का पूरा नेट पर क्लॉक किया गया है। और बड़े अफसोस की बात, बड़े चिंता की बात कि कई वर्षों से ये मुलाजिम सरकारी तनख्वाह लेते लेकिन काम ये करते थे। मैं आपको अगर थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य को लेता हूँ, जगमोहन जी की वो जो फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जो उनका ऑब्जर्वेशन था, जगमोहन जी जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के गवर्नर है, तो वो कहते हैं कि ये जितना भी कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये सरकारी मुलाजिम तनख्वाह भी लेते हैं, हाजिरी भी लगाते हैं और उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फैन करते थे अपने अपने क्षेत्रों में, इलाकों में जाते। तो हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को भारत के एक धारा, भारत का संविधान, भारत अब भारतीय है तो भारत माता की जय और भारतीय संविधान की जय तो कहना ही पड़ेगा उसको। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकारी मुलाजिमीन है, सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध सबवर्सिव एक्टिविटीज को ये जो एक हवा देते हैं। तो एक मैसेज सरकार ने बार बार नहीं, तो ऐसे लोग सिस्टम में कैसे आ जाते हैं? बड़ा सवाल तो ये है ना पठानिया जी, कि ऐसे लोग सिस्टम में आते कैसे हैं? आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। अभी ही पिछले दिनों सीआईडी वेरिफिकेशन के नाम पे आपने देखा होगा, बड़ा इस पे राजनीति पॉलिटिक्स भी किया, बड़ा हाई शोभा भी किया गया। सरकार ने बड़ी सख्ती के साथ सीआईडी जो वेरिफिकेशन है उसको एक बड़ा नॉर्म बनाया है और उसके मापदंड भी तय किए। आप ही का सवाल, अगर कोई ऐसा आदमी सिस्टम में आ जाए, ऐसा आदमी सरकारी नौकरी में आ जाए, तो फिर उक्त लोगों के ऊपर बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के ये शिकंजा लगाने से पहले का ये कहीं ना कहीं एक स्कोप था, कहीं ना कहीं स्पेस थी कि ऐसे लोग सिस्टम में आ जाते थे। सरकार का पैसा भी खाएंगे और खाएंगे भी सरकार का, और इस देश का नमक खाएंगे और इस देश को गाली भी देंगे, इस देश के विरुद्ध साजिश भी करेंगे, इस देश के लोगों की रक्षा और सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। ये बात चलिए ठीक है, मैं जल्दी से तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी सर आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि ये जो आतंकियों के मददगार हैं, ये आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जिस तरह से अभी पठानिया जी से मेरा सवाल था कि आखिर ऐसे लोग सिस्टम में कैसे आ जाते हैं? क्या जानबूझकर एक तरह से इन लोगों को रखा जाता था, या फिर इनकी सही से जांच पड़ताल नहीं होती थी? तेजेंद्र जी, अगर कोई इस तरह का शख्स 11 साल, 12 साल, 15 साल से हमारे सिस्टम के अंदर है, तो कितना बड़ा नुकसान एक तरह से पूरे समाज के लिए है? देखिए हुरेरा, मेरा जो जवाब है वो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज ही मिली है इन लोगों को, तब जाके ये सरकार में शामिल हुए। अगर आपको याद होगा, अभी तक लगभग 75 के करीब जो आतंक के साथ जिनके लिंक थे, उन्हें सरकारी मुलाजिमत से निकाला गया है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा। लेकिन उन्हें अपॉइंट किन्होंने किया, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। बहुत उन लोगों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सईद सलाउद्दीन के बच्चे सरकारी डिपार्टमेंट में है, आतंकवादी जो हथियार पाकिस्तान से लाने में मदद कर रहे हैं, जो टारगेट दे रहे हैं आतंकवादियों को कि आप इन लोगों को मारिए, वो हमारे सिस्टम में हैं। अगर एलजी प्रशासन उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है, तो एलजी प्रशासन को आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको वो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और सिस्टम से बाहर निकाला। देखिए, ये लोग खाते हिंदुस्तान का हैं, तनख्वाह हिंदुस्तान की ले रहे हैं, लेकिन काम किन के लिए कर रहे हैं? दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के लिए। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही एक सरकारी मुलाजिम को सैक किया था, जिसने एक सब इंस्पेक्टर की मौत को मारने में आतंकवादियों को टाइमिंग बताई थी कि ये सब इंस्पेक्टर अपने घर से कब निकलेगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब इस चीज को भली भांति जानते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पैट्रनेज दिया जाता था, पुलिस पे दबाव बनाया जाता था और सुरक्षा एजेंसियों पे दबाव बनाया जाता था कि इन लोगों पे एक्शन ना लिया जाए। आप देख लीजिए, अब अगर एक्शन लिया जा रहा है, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अफसोस की बात यह है कि अभी भी जो हाल ही में हमारी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाब हुए, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में यह था कि जिन लोगों को एलजी प्रशासन ने सैक किया है, हम उन्हें रीइंस्टेट करेंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर एक स्टेट होता आज की डेट में, तो ये जो आतंकवादी जिन्हें आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सैक किया है, ये वहां पर रीइंस्टेट हो जाते। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आज जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में है, सेंटर की डायरेक्ट सुपरविजन है, तो इन लोगों को रिस्टोर नहीं किया जा रहा। आप देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि ये आपका और मेरा और दूसरे का आतंकवादी नहीं होता।
आतंकवादी आतंकवादी होता है। जो गन उठा लेता है वो ये नहीं देखेगा कि ये बीजेपी का बंदा है, ये पीडीपी का बंदा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा है, उसने आतंक फैलाना है, उसने हर एक को मारना है। आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी आतंकवादी को पैटर्नेज देगी, कल वही उसका शिकार बनेगी। उन लोगों को यह चीज समझनी है कि आतंकवादी हमारे देश का दुश्मन है, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर पार्टी का दुश्मन नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी सबको इस प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके सैक किया जा रहा है। देखिए, इनको सिर्फ सैक नहीं करना चाहिए, इन लोगों को देशद्रोह के कानून में ताउम्र जेल में रखना चाहिए, या तो उस तरह की सजा देनी चाहिए कि कई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में है कि देशद्रोहियों को किस तरह की सजा दी जाती है, ताकि एक मिसाल बन जाए कि कोई भी देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए कभी सोच भी ना पाए। जी कपिल सिंह जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सोडी जी ने पॉइंट उठाया है कि इतनी बड़ी तादाद में, देखिए एलजी मनोज सिन्हा जी ने जब से चार्ज संभाला 75 ऐसे लोगों को निकाला गया है जो नौकरी भारत की कर रहे थे, नौकरी सैलरी भारत से उठा रहे थे और काम पाकिस्तान का कर रहे थे, जासूसी पाकिस्तान की कर रहे थे। पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हुए सरगना, उनके लिए काम एक तरह से स्लीपर सेल की तरह से किया जा रहा था। क्या वाकई में इन्हें कहीं ना कहीं सियासी सपोर्ट भी हासिल था? वरना इतनी आसानी से इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कैसे एक तरह से रह सकते हैं? इनकी एंट्री कैसे हो सकती है? कुछ महीने पहले एक वैज्ञानिक पकड़ा गया और उसकी 4 पीढ़ियां आरएसएस से संबंध रखती थी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर उनका डिस्ट्रिक्ट का सोशल मीडिया हेड तालिब हुसैन पकड़ा गया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता था। और कहीं यूट्यूबर पकड़े जाते हैं, कहीं आए दिन खबरें आती हैं कि किसी दूसरे प्रदेश के अंदर भी पुलिस का मुलाजिम पकड़ा गया है, कोई आर्मी वाला भी स्पाइंग करता हुआ पकड़ा गया। अब तो क्या वो पॉलिटिकल पैटर्नेज थोड़ी रहता है? मुझे लगता है कि जब तालिब हुसैन पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको इंटरव्यू करके थोड़ी रखा होगा कि वो आतंकवादी है, तो उसके लिए उसको वहां पे उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया का हेड बना दिया। तो ये जम्मू कश्मीर में किसी को भी टारगेट करना, पॉलिटिकल पार्टी को, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी को, रीजनल पार्टी को टारगेट करना बड़ा आसान हो जाता है, मीडिया वालों के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज रहा होगा। लेकिन अगर कहीं पॉलिटिकल पैटर्नेज तो इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कैसे दाखिल हो गए? ये सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गए? ये तो सवाल उठता है ना। मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए जहां पे सिस्टम के अंदर आतंकवादी घुसे हुए, बीजेपी के दफ्तर में घुसे हुए, वैज्ञानिक जो है वो वहां पे संस्थान में घुसा हुआ, और डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं, और प्रदेशों में पुलिस के लोग, आर्मी के लोग स्पाइंग करते हुए आतंकवादी के रूप समर्थन में पाए जाते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर को सॉफ्ट टारगेट कर लेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि वो एक धर्म विशेष से वाबस्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को वो सारे देश में बताना है कि ये ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। हाँ, अगर कोई आपके पास तथ्य हैं कि पॉलिटिकल पैटर्नेज है, अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई तथ्य हैं कि पॉलिटिकल पैटर्नेज है, उनको कोई राजनीतिक समर्थन है, तो उसका खुलासा भी होना चाहिए। मैं उसका भी समर्थन करूं। चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान ज़ुहैब यूसुफ मीर, जो कि जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़ुहैब यूसुफ मीर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। ज़ुहैब, जो कार्रवाई एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से की गई है, 3 ऐसे स्लीपर सेल या आतंकियों के मददगार जो सरकारी नौकरी कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन काम आतंकियों के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान में आतंकियों के जो आका बैठे उनके लिए काम कर रहे थे, इस कदम को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो एलिगेशंस, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो एलिगेशंस लगाई है जी, ये और उसके बाद टर्मिनेट कर दिया है, आई डोंट थिंक इट्स, मेरे हिसाब से इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है, ये तो एलजी साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि क्या हुआ है। लेकिन मुझे बस ये समझना है कि अगर किसी के ऊपर आप एलिगेशंस लगाते हैं और उसके बाद उसको टर्मिनेशन करते हैं, उसके पास आप रेमेडी क्या रखते हैं उसे वापस रिससिटेट करने के लिए, या उसको वापस या उसे वापस अपॉइंटमेंट देने के लिए? उसमें वहां पे वो कैसा, क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्या वो एक इंक्वायरी करवा सकते हैं? इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि जिसको आपने निकाल दिया, मोस्ट सर्टेनली उसके बाद आप उसके ऊपर पीएसए भी स्लैप करेंगे, उसके बाद आप उनको जेल में भी डालेंगे, तो उसके पास रहेगा क्या अपने आप के लिए कि वो अपने आप को वापस इस नौकरी में डाले? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये
एक हिसाब से ये यानी ज़ुहैब पूरा इस जो कार्रवाई है, को ये शक की just नजर से आप process देख रहे नहीं हैं, है। पीडीपी इस कार्रवाई को शक की नजर से देख रही है। मैं ये बता रहा हूं कि ईद का मौका है, पूरे हिंदुस्तान में जी। मोदी जी ने ये कहा था कि हम लोग नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने नौकरियां दी नहीं, लेकिन यहां पे कश्मीर में आपने नौकरियां छीनी। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए जो आतंकियों के मददगार हैं, जो आतंकियों के सहयोगी, उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे लोग क्या सरकारी नौकरी में रह सकते हैं? लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि इसमें कहां पे प्रूवन है एंड वेयर इज द जुडिशियल प्रोसेस इन दिस? ये तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया है, जुडिशियल प्रोसेस कहां पे है इसमें? किसी को अगर नौकरी से आपको टर्मिनेट करना है तो उसमें तो एक जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने किसी को इन्वॉल्व अब नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद आपके पास क्या इकदाम है वो बंदा इस्तेमाल करे कि वापस वो नौकरी में आए? क्या वो फिर से अपील कर सकता है? बीजेपी स्पोक्सपर्सन एमएलए आरएस पठानिया जी की बात तो ये कानूनी माहिर भी हैं, वो एडवोकेट भी हैं, वो इस पर आपको डिटेल में बताएंगे। जी आरएस पठानिया जी। दो बातें बड़ी साफ और स्पष्ट बोल दूं। ईद आ रही है और ईद की मुबारकबाद है पूरे हिंदुस्तान निवासियों को और जम्मू कश्मीर निवासियों को भी। ये वो लोग थे जिनसे हमारी शांतिपूर्वक एक ईद को खतरा, तो ईद के अरेंजमेंट के लिए ही ऐसे अनासरों को हम लोगों ने बाहर भेजा। दूसरा बता दूं कि जुडिशियल प्रोसेस कोई रिक्वायर्ड नहीं होता किसी भी मुलाजिम पे ऐसी कार्रवाई करने के लिए। ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इनपुट। और पिछले दिनों भी जो उन लोगों को बाहर का दरवाजा निकाला गया, वो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक भी केस में जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से वो वापस नहीं आ पाए हैं। देखें, जम्मू कश्मीर में बीमारी ट्रबल क्या रही है कि नौकरी उसी की लगती थी जिसकी किसी एमएलए, मिनिस्टर या सरकार के एक कॉरिडोर में जिसकी को सुनवाई या रसाई होती थी। बैकडोर अपॉइंटमेंट के माध्यम से ये होलसेल एक अपॉइंटमेंट का काम जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। और जब जो बैकडोर लगता था फिर जरूरत नहीं होती थी किसी पुलिस वाले की या सीआईडी की। मेरे साथ बहुत वरिष्ठ पुलिस के ऑफिसर है, बहुत लंबा इनका कैरियर ट्रैक रिकॉर्ड है। एसपी रहता पता नहीं ज़ुहैब मीर जी, ज़ुहैब मीर, देखिए सबको मौका मिला है। आते कहां से? जी जी, दिस इज द रूट। इस रूट से आते हैं। ज़ुहैब मीर वेरिफिकेशन कोड फॉरवर्ड करके ऐसे लोग यहाँ पे। ज़ुहैब मीर जी, आपने सुना कि सबको, देखिए अदालत और इंसाफ के लिए मौका सबको मिला है और सब, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी जिन पर कार्रवाई हुई है सबने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन जो कसूरवार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ज़ुहैब मीर जी, मुझे ये कितनी इंसेंसिटिव सी बात कह रहे हैं पठानिया साहब कि हम सब लोगों को मौका मिला है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई भी प्रोसेस, कोई छोटा मोटा भी एफआईआर और जब वो कोर्ट में पहुंचता है उसमें 3-4 साल लग जाते हैं। ये तो बड़े बड़े केसेस है। किसको मौका मिला है? हैज देयर बीन अ जस्ट प्रोसेस? द आंसर टू दैट इज नो। आई एम स्टिल अस्टोनिश्ड that the elected government is sitting quietly and doing nothing about it. हमें तो पता ही था, बीजेपी तो ने हमें मजल करके ही रखा है पिछले 5-6 साल से, एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी देने के लिए यहाँ पे हर कोई इकदाम इस्तेमाल मतलब किया। अब इसमें भी सियासत, ऐसे ज़ुहैब मीर जी, अब इसमें भी सियासत, लेकिन नहीं, सियासत की बात नहीं। आप बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं या बार बार जिस तरह से आप शक की नजर से देख रहे हैं ना इसे? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पुलवामा हैपेंड, पहलगाम हैपेंड, और होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स था। उसके बारे में आपने क्या किया अभी तक? मुझे बस इतना बता दीजिए। पठानिया जी, आरएस पठानिया जी, पहलगाम के बाद जो हुआ, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा पहली बार। और मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा ज़ुहैब साहब से, इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स में डिवाइड ना करें। पूरी ऑल पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पूरी दुनिया में जाके भारत के स्टैंड को बता रहे हैं। पहलगाम के बाद क्या हुआ, आपके ध्यान में रहे, 9 टेररिस्ट कैंप, और 9 टेररिस्ट कैंप सिर्फ भारत के रिकॉर्ड नहीं, पूरी दुनिया के रिकॉर्ड थे कि जहां पे आतंकवाद की फैक्ट्रीज थी। 100 आतंकवादी विच इज ऑफिशियली बीन क्लेम्ड, और वो 100 आतंकवादी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिनको आतंकवादी मानती है, उन 9 के 9 को पलक झपकते ही ढेर किया गया। भारत ने ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेरर की बहुत बड़ी जो थ्रेट थी, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जोड़ा है। दूसरा,
जो भारत ने तय किया है, कोई भी ऐसी हिमाकत बोल सकते हैं ज़ुहैब मीर जी, आप बीच में बोल सकते हैं। जी जी, दिस विल बी ट्रीटेड एज ए वॉर। मैं आरिफ पठानिया से साहब से सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं, भारत ने, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने आपका पूरा समर्थन किया, हमने कोई भी देश के खिलाफ या उस ऑपरेशन के खिलाफ कुछ नहीं बताया, लेकिन सिर्फ मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स था, सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ये पहलगाम जैसा दर्दनाक वाकया जिसने सब लोगों के दिल दहका दिए वो हुआ, तो उस सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी किसकी थी? मुझे बस आप ये बता दीजिए। अब आप ये नहीं कर सकते ना कि हर जगह पे जाके एनआईए के रेड्स, एसआईए के रेड्स, लोगों को नौकरियों से निकाल देना, पीएसए स्लैप करना, पठानिया जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए समय कम है, बहुत छोटे-छोटे से जवाब करने के लिए, नॉर्मलसी क्रिएट करने के लिए आप यहां पे हर एक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं होगा। आपको जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी सिक्योरिटी के बारे में, आपको जो आपने 5 साल से बोला कि सब चंगा सी, वो तो ठीक नहीं था, क्योंकि पहलगाम भी हुआ, पुलवामा भी हुआ। अब मेरा ये सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आप एक जुडिशियल प्रोसेस, एक इंसान को जब आपने निकाल दिया नौकरी से, उसके लिए क्या है जुडिशरी में कि वो वापस नौकरी में आ जाए? इज द प्रोसेस जस्ट? बिकॉज दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ये आर्टिकल 311 के हिसाब से आप निकाल रहे हैं इन लोगों को। आप जुडिशियल प्रोसेस यहां पे कहां पे आएगा और एक इंसान वापस नौकरी में कैसे आया? ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है और ईद का मौका है, आप नौकरियां दे नहीं पाए और नौकरियां आप ले ही रहे हो। ताजुब की बात यह है 50 एमएलए लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप करके बैठे। ज़ुहैब मीर जी सीधे सीधे अल्फाज में कहिए कि आपको दर्द हो रहा है जब इस तरह के लोगों को निकाला जा रहा है? आतंकियों के जो सहयोगी हैं, जो दर्द हो रहा है घुसे हुए, इन्हें इन पर जब कार्रवाई हो रही तो आपको दर्द हो रहा है? इनोसेंट इंसान के ऊपर ये सब प्रॉब्लम हो रही, मुझे क्या दर्द होगा? अगर कहीं पे परेशानी है, कहीं पे टेररिस्ट है, कोई है, उनके आप एनकाउंटर करते हैं, हमने कभी आपको बोला उसके बारे में? तो ऐसे ही एक कदम नहीं उठाया होगा। आप देश के साथ ये कदम ऐसे ही नहीं उठाया गया होगा। मतलब ये नहीं है कि हम लोग देश के ज़ुहैब मीर, ये कदम ऐसे नहीं उठाया गया होगा। इस पर पूरी छानबीन की गई होगी। कई सालों से लोग सिस्टम में घुसे हुए थे। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो कुछ लोगों को दर्द होता है, कुछ लोगों को परेशानी होती है और इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाते हैं। रॉन्ग लैंग्वेज, दिस इज वेरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग लैंग्वेज जो आप ये बोल रहे हैं। दर्द होता है क्या? अगर कहीं पे जुल्म हुआ होगा, इनजस्टिस हुआ होगा, उसके बारे में आवाज उठाना कोई दर्द की बात है? व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ज़ुहैब मीर, पिछले 30-35 सालों का दर्द, पिछले 30-35 साल में कश्मीर का दर्द आप नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ही लोग जो आतंकियों के मददगार हैं, यही इन्हीं की वजह से पुलवामा होता है, इन्हीं की वजह से पहलगाम होता है, इन्हीं की वजह से उड़ी होता है। और आप बात दर्द की कर रहे हैं। एंड द होम मिनिस्ट्री हैज सेड इट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। डॉक्टर एसपी वैद जी जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी जवाब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं। सिक्योरिटी लैप्स। ज़ुहैब मीर, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर एसपी वैद साहब कह रहे हैं कुछ। जी अबू जी, ऐसा है कि हम सब चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, और हालात बेहतर तभी होंगे जब ये इकोसिस्टम, जो लोग सिस्टम में अंदर बैठ के टेररिस्टों की मदद करते हैं, हमें किसी पुलिस के कांस्टेबल को जो हमारे डिपार्टमेंट का है उसके खिलाफ रिपोर्ट वेरिफिकेशन करने के बाद पुलिस देती है, या टीचर की देती है, या मेडिकल असिस्टेंट जो भी जूनियर असिस्टेंट था उसके बारे में, तो ये सारा पहले वेरीफाई किया जाता है। और तब 311 में फर्क सिर्फ ये होता है, इसमें इंक्वायरी को डिस्पेंस किया जाता है फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और अदालत में ये जा सकते हैं। सिर्फ अदालत फाइल को मंगा के ऑनरेबल जज साहब हैं वो परयूज करते हैं कि उसमें रीजंस दिए हैं कि क्यों इंक्वायरी नहीं की जा सकती। तो ऐसा नहीं है, इनको भी हक होता है अदालत में जाने का। 311 में भी, जिसमें गवर्नर साहब, सिर्फ फर्क ये होता है कि वो इंक्वायरी होल्ड करने को डिस्पेंस कर सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की वजह से हम इंक्वायरी नहीं कर सकते। दूसरा, हम सब चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। ये जो लोग सिस्टम में बैठ के टेररिस्ट की मदद करते हैं वो टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक हैं। जो कांस्टेबल पुलिस के सिस्टम में है, या हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, या टीचर है, वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है टेररिस्ट से। और
फिर वो हालात को बेहतर नहीं होने देगा। और मैं समझता हूं हर पार्टी को ये जरूरत है कि कश्मीर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो, और लोगों की, वरना इस स्टेट के लोगों ने बहुत सफर किया है कि हर घर में कहीं ना कहीं डेथ हुई है, कहीं ना कहीं जख्मी लोग हुए हैं, और जितना जल्दी ऐसे लोग आइडेंटिफाई होकर उनको सिस्टम से बाहर निकाला जाए उतना जल्दी हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात सर आपने कही कि अब कश्मीर भी आगे बढ़ना चाहता है। कहना है मुझे, बस ये कहना है कि आर्टिकल 311 का इस्तेमाल, आर्टिकल 311 का इस्तेमाल नक्सलिज्म के वहां पे क्यों नहीं होता, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं होता, पंजाब में क्यों नहीं होता, बाकी किसी स्टेट में क्यों नहीं होता, सिर्फ यहां पे ही क्यों होता है आर्टिकल 311 का इस्तेमाल? और यहां पे सेंस ऑफ नॉर्मलसी देने के लिए आर्टिकल 311 का इस्तेमाल क्यों होता है? These are the questions, the pertinent questions that I want to ask. Why is it not used at anywhere in the country but only in Kashmir? जी पठानिया जी। जी, मैं जोहेब साहब के ध्यान में ले आऊं, आपको किसने बोला कि पंजाब में नहीं होता और नॉर्थ ईस्ट में क्यों होता? एक भारत के संविधान की एक धारा, और संविधान की धारा हमारे सर्विस रूल्स में इम्बाइब की गई है। बिल्कुल। और इस संवैधानिक और रूल की जो पावर हर जगह एक्सरसाइज की जाएगी ऐसे लोगों के साथ जो राष्ट्र की, देखिए राष्ट्र है तो हम सब हैं, जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के विरुद्ध चलेंगे, सख्ती के साथ उनके साथ डील किया जाएगा। मैं आपको भी उम्मीद करूंगा, आपको भी अपील करूंगा, ये वोट बैंक की राजनीति छोड़िए, उनको भी झूठ सब्जबाग दिखाना बंद करें। आप उनको बताइए, अरे भाई भारत में रहना, भारत की मिट्टी के अगर भारत में फल्ला फूल रहे हैं तो भारत के साथ तो आपकी फेथफुलनेस तो रहनी चाहिए ना। तो आप उन्हें अबॉर्डर करके कंफ्यूज करने का काम ना करें। आपको वैद साहब ने डिटेल से बताया है, जितने भी लोग कोर्ट गए एक को भी रिलीफ नहीं दिया गया है। All that I'm asking is that there should be a judicial inquiry. Judicial inquiry होनी चाहिए इन सारी चीजों में। जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया, उसके बाद रहता ही क्या है जुडिशियल इंक्वायरी का? और वो वापस कैसे आएगा वो बंदा अगर वो इनोसेंट हुआ तो? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल्स है जो इनोसेंट्स हैं और वो लैंग्वेजिंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जेल्स के अंदर। आप मुझे बताइए उनको कैसे हम ठीक करें, इस चीज को कैसे ठीक करें? क्या आपको पता नहीं है कि कश्मीर में कितना ज्यादा ये अंडर ट्रायल्स है, जुडिशियल अंडर ट्रायल्स है? सुनिए मेरी बात जोहेब साहब, मैं आपकी बात से आपने अच्छा किया, मेरे भी मित्र तेजेंद्र जी भी आपको बता रहे थे कि आप कुछ पॉलिटिकल पार्टी, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी क्योंकि इट इज टू सेंसिटिव एंड इशू टू प्ले पीटी पॉलिटिक्स ओवर। अभी तेजेंद्र भाई जी कह रहे थे वहां पे कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया पॉलिटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल प्रिजनर? व्हाट इज दिस पॉलिटिकल प्रिजनर? व्हाट डू यू मीन बाय अंडर ट्रायल? अरे भाई जिसके ऊपर कोई जुर्म लगा वो ट्रायल होगा, वो भारतीय धारा और संविधान के तहत उसके ऊपर वो ट्रायल किया जाएगा। अगर वो दोषी है तो बाहर आएगा, अगर जुर्म किया तो फंसा रहेगा। आप ये कौन सी टर्म बता के लोगों को कंफ्यूज करने की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार आई 2 बार, आपने कितने अंडर ट्रायल्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकाला? आपने कितने लोगों को ऐसे लोगों को सेव करने की बात की? नॉट एट ऑल। तो ये कम से कम सब्जबाग दिखाना उनको बंद करें। भारत की ये चलिए कपिल सिंह जी देखिए, जब इस तरह की कार्रवाई होती है, कुछ सियासी पार्टियां इस पर पॉलिटिक्स करती हैं, एक मौका मिल जाता है अपनी सियासत चमकाने का। मैंने तो सारी एग्जांपल्स आपको कोड करके दे दी कि भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का सोशल मीडिया हेड में उसको भी बता दिया जी। और क्या जो बाकी प्रदेशों के अंदर जो पुलिस वाले, जो आर्मी वाले या फिर वो वैज्ञानिक, क्या उनको इमीडिएटली सरकार ने 311 के तहत उनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया या फिर वो अंडर ट्रायल हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। अगर वो अंडर ट्रायल हैं तो फिर इनको इमीडिएटली तो मुझे लगता है टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उनको भी निकाल दिया गया तो फिर मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में जस्टिस एक जैसा देने की कोशिश कर रही है, तो उनका भी पता कीजिए जरा। मुझे लगता है वो सारे अंडर ट्रायल हैं, उनको 311 के तहत किसी को निकाला नहीं गया। कपिल जी मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कश्मीर, जम्मू कश्मीर जितना सेंसिटिव है और जिस तरह के वहां पर हालात हैं, देश के दूसरे हिस्सों से उसका मुआवजा नहीं किया जा सकता, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। आतंकवाद तो आतंकवाद है। देश के खिलाफ अगर कोई जासूसी करता है तो पाकिस्तान की मदद करता है तो वो जासूस है, वो आतंकवादी है। अब कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई तो हर स्टेट में हो रही है। आप देखिए कि पहलगाम के बाद कितने जासूस पकड़े गए और सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं तेजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। तेजेंद्र जी इस तरह की जो सियासत होती है,
ये जो कार्रवाई होती है और उसके बाद जो सियासत होती है, ऐसे में भी कहीं ना कहीं ये जो नापाक हरकत अंजाम देते हैं या जो आतंकियों के मददगार होते हैं, इनके हौसले बुलंद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई, आतंकवाद लगभग खत्म हो गया था, और उसके बाद आज जम्मू में आतंकवाद। कार्रवाई तो हर जगह हुई ना, कहीं कहीं कोई ऐसी मिसाल कपिल दीजिए जहां पर कार्रवाई ना हुई हो, पाकिस्तान का जासूस पकड़ा गया हो और उसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो, कोई ऐसी मिसाल दीजिए आप। कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हुरैरा, मैं आपकी 1990 से लेकर 2014 तक अगर आतंकवाद खत्म हुआ तो पिछली सरकारों ने कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ, उनके मॉड्यूल्स को बस किया। डीजीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो आतंकवाद कम कैसे नहीं होता? इसीलिए मैं आपकी बात को आगे ले जाता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही, जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन रही, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की तो आतंकवाद कम हुआ। आज मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है। आप नोटबंदी करते हैं तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए तो उतनी सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं हुई, वो सख्ती नजर नहीं आई कार्रवाई में, वरना आतंकवाद बहुत पहले सही में खत्म हो चुका होगा तो होता। आप सही कह रहे हैं। तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, और उसके बाद ट्रंप के ट्वीट के ऊपर जो नरेंद्र ने सरेंडर किया, हमारे इसमें कोई शक नहीं है, सरेंडर किया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक कुछ नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया ने देखा है, आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख दिया ऑपरेशन सिंदूर ने, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तेजेंद्र सिंह छोड़ लीजिए सर, समय कम है। कपिल जी सुन लीजिए, समय कम है हमारे पास जी। लेकिन सरकार ने देखिए हुरैरा, इस डिबेट में ऑपरेशन सिंदूर को लाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी सेना ये बात बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हमने कॉल ऑफ नहीं किया है, और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब ये बात कह देते हैं कि पाकिस्तान अभी प्रोबिशन पे है और हम उसकी हरकतें मॉनिटर करेंगे, तो इस बात को हमें यकीन करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। रही बात, देखिए हमारे जो पैनलिस्ट अभी इन 3 सरकारी मुलाजिम जिनको आज सैक किया गया है, इनके फेवर में बात करें, शायद इनको ये नहीं पता होगा ये तीनों जो सरकारी मुलाजिम थे ये अभी जेल में थे इनकी आतंकवादी हरकतों की वजह से, और इनके जेल में रहते ही इनको सैक किया गया है। तो ये जेल में वहां पर किसी अच्छे काम के लिए तो थे नहीं, इनकी आतंक को सपोर्ट करने के लिए पिछले कई सालों से ये कोर्ट ने ही इन्हें कन्विक्ट किया हुआ है और मुख्तलिफ जेलों में थे। तो अब जो लोग कोर्ट में कन्विक्ट हो चुके हैं उनको आप सरकारी वेतन दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि इनका सरकारी वेतन चलना चाहिए, तो ये आप समझ लीजिए कि हमारे लिए नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आगे भी अगर आतंकियों के मददगार इस तरह की होंगे तो उन पर भी आगे कार्रवाई होगी। और जाहिर सी बात है, जब आतंकवाद से लड़ाई है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो इस तरह के सख्त कदम और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन समय की कमी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।